नमो नमः। ज्ञान विविध चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई, इसी में ही हम आगे कोशिका अंगकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले जो हमने पहले लिया था। सबसे पहले हमने कोशिका के बारे में देखा था कि किस प्रकार से संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना गया है। उसके बाद में कोशिका की कुछ संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया था, जैसे कि कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है। आज हम कोशिका अंगकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कि कोशिका द्रव्य है उसके अंदर मौजूद रहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर के किसको निर्मित कर रहे थे? जीव द्रव्य को निर्मित कर रहे थे। आज हम सबसे पहले जो अध्ययन करने वाले हैं वो हमारा है कोशिका अंगक, यानी कोशिका अंगक एक नया टॉपिक है। कोशिका अंगक से क्या अभिप्राय होता है कि प्रत्येक जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के भाग या संरचनाएं पाई जाती है जो झिल्ली युक्त होती है। ठीक है, ये झिल्ली युक्त जो संरचनाएं होती है इनको हम इसके कोशिका अंगक कहते हैं, जो कि विभिन्न संरचनाओं को लिए हुए रहते हैं। ठीक है, इनमें जो ये संरचनाएं होती है ये अलग अलग कार्यों को संपन्न करती है। प्रत्येक जो ये कोशिका होती है बहुकोशिकीय जीवों के अंदर उनकी एक विशेषता होती है। प्रत्येक कोशिका की विशेषता रहती है, लेकिन बहुकोशिकीय प्राणियों में ये जटिलता लिए हुए होती है। क्या होती है कि प्रत्येक कोशिका के अंदर जो ये कोशिका अंगक होते हैं जो झिल्ली युक्त होते हैं, ये क्या करते हैं कि इस कोशिका के जो कार्य इसको दिया गया है उस कार्य को सभी अंग मिलकर के संपन्न करवाते हैं, जिससे कि ये कोशिका एक्टिव रह सके, सक्रिय रह सके। तो ये विभिन्न प्रकार के जो कोशिका अंगक है जो कि विशिष्टताएं लिए हुए हैं, कार्य करते हैं और उनका जो सामूहिक रूप से कार्य होगा वो मिलकर के इस कोशिका का कार्य कहलाएगा। प्रत्येक कोशिका जो बाहर झिल्ली होती है, ये झिल्ली क्या करती है? बाहरी पर्यावरण से, बाहरी वातावरण से इसके आंतरिक भागों की क्या करती है? सुरक्षा करती है। या आंतरिक जो संरचना होती है इसको बाहरी जो वातावरण है, पर्यावरण है, उससे दूर रखने का कार्य करती है, यानी इसे थोड़ा सा बाहरी वातावरण से अलग रखना इस झिल्ली का कार्य है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के कोशिका अंगक है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हम लेते हैं सबसे पहले अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका या इसको ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो संरचना होती है ये संरचना केंद्र के पास में पाई जाती है। ये संरचना इस प्रकार से होती है, जाली के रूप में होती है। कुछ जो इसका भाग होता है उस भाग के ऊपर जैसे ये इस प्रकार से होती है, ये नलिकाकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, आयताकार हो सकती है, या गोल संरचना के रूप में हो सकती है, या नलिका युक्त हो सकती है। ठीक है, ये इसमें ये गोल ये संरचना लिए हुए ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये संरचना होती है इसमें कुछ जगह पर इस प्रकार से छोटे छोटे कण होते हैं। ये इन कणों को हम कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम युक्त जो ये संरचना होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका वो कहलाती है खुरदरी। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, जिसको हम कहेंगे RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी होती है। खुरदरी क्यों हुई? क्योंकि ये राइबोसोम इसके ऊपर उपस्थित होती है। कुछ ये ER जो होती है वो इस राइबोसोम विहीन होती है, इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये जो संरचना होती है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते
राइबोसोम विहीन होती है उसको हम कहते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका या SER। ठीक है, दो प्रकार की होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो चिकनी होती है इसके द्वारा वसा को निर्मित करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, खुरदरी जो होती है जिसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन को संश्लेषित करना। तो ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, यानी ये पदार्थ बनाकर के कोशिका में छोड़ देंगे। कोशिका क्या करेगी, आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग करती रहेगी। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की संरचना यानी ER एक है और इसमें दो प्रकार की संरचनाएं हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और ये वसा को संश्लेषित करने का कार्य करवाता है। कहने का मतलब कि ये दो प्रकार की जो संरचनाएं हैं दोनों का अपना अलग अलग महत्व है और वो मिलकर के इस ER के कार्य को प्रभावित या प्रेरित करती है, झिल्ली युक्त होती है। यदि हम ER की बात करें तो ER के द्वारा एक विशेष संरचना को निर्मित करने की भी क्षमता पाई जाती है और वो जो क्षमता होती है वो होती है झिल्ली को निर्मित करना। कौन सी? इसके द्वारा जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कोशिका झिल्ली, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। इसका निर्माण करती है और जब इसके द्वारा यानी ER के द्वारा कोशिका झिल्ली को निर्मित किया जाता है, ये जो क्रिया होती है जिसमें ये झिल्ली का निर्माण होता है, इस क्रिया के आधार पर इसको दूसरे नाम से जाना जाता है जो कि झिल्ली जीवात जनन कहलाता है। ठीक है, ये विशेष क्रिया किसके द्वारा होती है? ER के द्वारा यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी कुछ विशेषताएं या कुछ ऐसे कार्य जो कि सामूहिक रूप से हमने लिया है। अब हम लेंगे इसके अलग प्रकार से कार्यों के बारे में। ये इसकी संरचना हम कह सकते हैं, ये इसकी विशेषताएं हम कह सकते हैं कि ये दो प्रकार से होती है, दोनों का अलग अलग कार्य और ये इसका सामूहिक रूप से कार्य भी हम शामिल कर सकते हैं या मान सकते हैं। तो अब इसके कार्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये चीज है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके कार्य को देखते हैं। अभी जो हमने लिया है वो सामूहिक रूप से इसका कार्य होता है। ठीक है, जैसे कार्य में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके द्वारा झिल्ली को निर्मित किया जा रहा था। कौन सी झिल्ली को? कोशिका झिल्ली को। तो ये एक विशेष संरचना विशेष कार्य होते हैं किसका? कोशिका झिल्ली को का निर्माण करना। ठीक है, दूसरा इसका कार्य माने कि ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये क्या करती है? जो अंतःप्रद्रव्य जालिका केंद्र के पास में होती है, तो कोशिका द्रव्य से केंद्रक में जो पदार्थों का परिवहन होता है, कोशिका द्रव्य से केंद्रक और केंद्रक से कोशिका द्रव्य केंद्र जो पदार्थों का परिवहन होता है, उस परिवहन को करवाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अर्थात ये कुछ जो पदार्थ हैं उनका परिवहन करने में, जैसे अभी हमने देखा था कि इसके अंदर रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, इसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण किया जा रहा था। वो प्रोटीन क्या होता है? केंद्र के अंदर चला जाता है। तो केंद्र के अंदर है, तो ये पदार्थ को जो परिवहन करवाना है वो कार्य किसका होता है? इसकी मदद से वो कार्य संपन्न होता है। ठीक है, अभी हमने देखा
इसमें प्रोटीन, इसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है और SER के द्वारा वसा का संश्लेषण होता है। ये दोनों में कुछ प्रोटीन व वसा, कुछ मात्रा में ही प्रोटीन और जो वसा होती है वो मिलकर के क्या करती है, प्लाज्मा झिल्ली को निर्मित करती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करती है। अभी हमें ये, लेकिन कुछ जो प्रोटीन और वसा होती है, प्रोटीन व वसा, इनके द्वारा ये जो कुछ मात्रा में तो हमने कह दिया प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण करती है, कुछ इनकी जो मात्रा होती है उनके द्वारा हार्मोन व जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम, इनके समान कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनके समान कुछ प्रोटीन और वसा का जो कार्य है वो हार्मोन्स और एंजाइम के समान होता है। कहने का मतलब कि कुछ प्रोटीन और वसा मिलकर के प्लाज्मा झिल्ली को बना देंगे, तो कुछ उसमें से प्रोटीन और वसा होंगे वो क्या करेंगे, हार्मोन और एंजाइम के समान कार्य करेंगे। ऐसे ही जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर, कोशिका की इस आधार पर हम लेंगे कोशिका की जैव रासायनिक अभिक्रिया जो होती है या क्रिया जो होती है, उस क्रिया में, अभिक्रिया में सहयोग रहता है, यानी महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसका, इस अंतःप्रद्रव्य जालिका का। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है, जो कशेरुकी होती है, हमारे जैसे प्राणी क्या है, कशेरुकी प्राणी है। प्राणियों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो कशेरुकी और एक होते हैं अकशेरुकी। तो कशेरुकी प्राणियों में हम लोग आते हैं जिनमें ये रीढ़ की हड्डी उपस्थित रहती है। ठीक है, कशेरुकी जो प्राणी होते हैं, कशेरुकियों में जो यकृत होता है, इस यकृत के अंदर जब जो दवाई हम लेते हैं, पेन किलर है या कोई भी प्रकार की दवाई है, उसका कोई साइड इफेक्ट हो या जहर बने हो और कोई जहर हो, उनको नीला विषीकरण करने का कार्य ER का होता है और ER में भी SER के द्वारा ये कार्य संपन्न करवाया जाता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि अंतःप्रद्रव्य जालिका के अंतर्गत हम इनको देखते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा कोशिका अंग लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम दूसरा इसका भाग लेते हैं। कोशिका अंग का दूसरा जो पार्ट है वो हमारा है गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण। गोल्जी काय या उपकरण इस नाम से जाना जाता है। ये गोल्जी काय या उपकरण जो होता है, ये भी क्या होता है, कोशिका के अंदर इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना लिए हुए रहता है। ठीक है, तो ये जो गोल्जी उपकरण होता है, इसका भी एक विशेष योगदान होता है, एक विशेष कार्य को ये इस कोशिका के अंदर संपन्न करवाने में मदद करती है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसकी खोज किसने की, तो इसके जो खोजकर्ता थे वो थे कैमिलो गोल्जी, साइंटिस्ट। इन्होंने, इनका जो जन्म था वो 7 जुलाई 1843 में हुआ था, ब्रेसिको जगह थी वहां पर हुआ। इन्होंने अपनी जो विश्वविद्यालय की पढ़ाई है, स्नातक है, वो मेडिसिन में की थी। मेडिसिन में
मेडिसिन में इन्होंने अपना स्नातक किया, उसके बाद में पीजी किया, उच्च उपाधि इन्होंने प्राप्त की। इस मेडिकल साइंस के अंदर इन्होंने अपना कार्य जारी रखा, यानी पढ़ाई भी जारी रखी और उसके बाद में अध्यापन का कार्य भी इनके द्वारा करवाया जाने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद में इन्होंने क्या किया, इनका जो इंटरेस्ट था, इनकी जो रुचि थी वो थी तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका केंद्र की तंत्रिका तंत्र जो है उसके ऊपर कार्य शोध कार्य करें, ये इनकी रुचि का विषय था। तो ये हमेशा इसी के ऊपर कार्य करते रहते थे। इनको एक मौका मिला, एक मेडिकल जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में इनको मुख्य चिकित्सक पद अधिकारी के रूप में इनको एक दायित्व दिया गया और उसी अस्पताल के अंदर ये रहते हुए उन्होंने किचन जो रसोई है उस रसोई के अंदर लैब बना ली और उस लैब के अंदर तंत्रिका कोशिका और विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं इनका जो विशेष कार्य था वो तंत्रिका तंत्र के ऊपर था। और तंत्रिका तंत्र से सिर्फ एक कोशिका लेकर के, एक सेल जिसको हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, उसको लेकर के और दूसरी जो कोशिकाएं हैं उनको पृथक पृथक लेकर के स्टेन किया। स्टेन का मतलब होता है अभिरंजित करना, और वो स्टेन किससे किया, जो AgNO3 होता है जिसको फोटोग्राफी में काम में लिया जाता है, अंधेरे कमरे में इसको काम में लिया जाता है। तो AgNO3 के द्वारा इस कोशिका को क्या किया गया, स्टेन किया गया। अब स्टेन जब इस कोशिका को किया गया तो उन्होंने देखा कि इस कोशिका की कुछ कोमल शाखाएं हैं जो कि कुछ डार्क रंग में अभिरंजित हो चुकी है। उन्होंने इस प्रकार का कार्य जारी रखा। जब ये इसको अभिरंजित किया गया किसके द्वारा, AgNO3 के द्वारा, तो इस क्रिया को यानी जब इसका अभिरंजन हुआ तो इस कार्य को इनके द्वारा ब्लैक रिएक्शन नाम दिया गया। ब्लैक रिएक्शन नाम दिया गया इस अभिक्रिया को, इसको स्टेन होने की अभिक्रिया को। और मजेदार बात यह है कि जब इन्होंने ये कार्य किया तो 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, यानी इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस नोबेल पुरस्कार को इन्होंने जो प्राप्त किया उसमें एक और दूसरे साइंटिस्ट हैं, सेटियागो रामोने कजालो, सेटियागो रामोने कजालो, ये साइंटिस्ट थे। इनके साथ में संयुक्त रूप से इनको नोबेल पुरस्कार दिया। ये इनका विशेष जो कार्य था उस कार्य के ऊपर इनको दिया गया। तो सबसे पहले इनका जो खोज करने वाले थे वो कैमिलो बोल्ची थे। इसके बारे में पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा इसको ध्यान में भी रखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे मैं आगे के बारे में इसके बारे में बता सकूं। अब हम देखते हैं कि इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है। इसकी संरचना को यदि हम देखें तो ये पुट्टिका के रूप में होती है, नलिका होती है। अभी मैंने डायग्राम में बताया था कि इस प्रकार से इसमें पुट्टिकाएं होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये संरचना पाई जाती है। लास्ट वाला भाग होते हैं पुट्टिकाओं के रूप में नलिकाकार पुट्टिका होती है और ये एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से समानांतर एक दूसरे के ऊपर परत जमा रहते हैं और ये परत पर परत जो समानांतर होती है इस आधार पर इनको कुंडिका कहा जाता है, ठीक है। कुंडिका ये एक विशेष संरचना है किसकी, गोलजिकाएं की, जब वो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से फिक्स रहती है। तो उस स्थिति में इस पुट्टिका वाली जो नलिका, पुट्टिका युक्त जो नलिका होती है उस संरचना को हम किस नाम से जानते हैं, कुंडिका नाम से जानते हैं। यदि इस
इस कोशिका को हम देखें कि ये एक जैसे तंत्र निर्मित करती है। कोशिका के अंदर विभिन्न कोशिका मिलकर के एक तंत्र को निर्मित करती है। ऐसे ये जो तंत्र है ये गोल्जी गाय या गोल्जी उपकरण कहलाता है कब, जब ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर स्थित हो जाती है। और ये जो स्थिति है, इस स्थिति में देखो इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है या ये जो संरचना विशेषता लिए हुए है, इसमें इनका कार्य क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें इसका सहयोग रहता है। जैसे ईआर के द्वारा झिल्ली का निर्माण किया जा रहा था, ईआर के द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ है उनको ये क्या करता है, ईआर द्वारा संश्लेषित पदार्थ है उसको क्या करता है, कोशिका के अंदर परिवहन करवाता है। ठीक है, क्या करेगा, ये अपने इस भाग के अंदर संग्रहित कर लेगा और संग्रहित करके जैसे जैसे आवश्यकता होगी कोशिका को वो अवेलेबल करवा देता है। ये इसके कार्य के अंदर हम लेंगे। अभी ये जो संरचना होती है ये चपटी नलिकाकार संरचना होती है जो आगे से पुट्टिका युक्त होती है और परतदार जमा होती है जिसको हम कुंडिका कहते हैं। अब इसके कार्य को देखते हैं, कार्य से ये सारी चीजें हमें समझ में आ जाएगी। इसके कार्य को देखें तो सबसे पहला जो इसका कार्य है जो अभी मैंने बताया था कि ये ईआर के द्वारा यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ है उनको क्या करता है, पैक कर लेता है, बंद कर लेता है, अपने अंदर संग्रहित कर लेता है और उसके बाद में आवश्यकता के अनुसार ईआर द्वारा संश्लेषित पदार्थ कौन से, वसा और प्रोटीन, ईआर द्वारा संश्लेषित पदार्थों को ये क्या करता है, पैक कर लेता है और आवश्यकता के अनुसार सेल के अंदर पहुंचाना है या सेल से बाहर लेकर जाना है, ये इसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जो गोल्जी काय होती है इसके अंदर जो पुट्टिकाएं अभी हमने लास्ट में देखी थी उनका कार्य क्या होता है, इनकी जो पुट्टिकाएं होती है इन पुट्टिकाओं के द्वारा संग्रहण का कार्य होता है। जैसे ये पदार्थ संश्लेषित हुआ उसको संग्रहित कर लिया, संग्रहण हो गया, संचय हो गया और उसके बाद में इसको आवश्यकता के अनुसार यहाँ से निकाल दिया जाता है यानी बाहर भेजना। संग्रहित भी हो गया और बाहर भेजने का आवश्यकता के अनुसार कोशिका से बाहर या इस संरचना से बाहर पदार्थों को उत्सर्जित करने का कार्य भी किया जाता है, इसको उत्सर्जन कहते हैं। ये कार्य इसके द्वारा किया जाता है। ऐसे ही आवश्यकता के अनुसार इसके द्वारा रूपांतरण का कार्य भी होता है। जो पदार्थ इसके अंदर संग्रहित है पुट्टिकाओं के द्वारा, पुट्टिकाओं के अंदर संग्रहित है उसको रूपांतरण करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जो गोल्जी काय होती है, इस गोल्जी काय के द्वारा जो जटिल संरचनाएं होती है, जटिल सरल जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में शर्करा होती है, उस शर्करा को जैसे यहाँ पर हमने दिया रूपांतरण, तो ये क्या करता है, जटिल शर्करा में इसका रूपांतरण कर देता है। तो ये इसका तीसरा कार्य होगा कि सरल शर्करा है उसको जटिल शर्करा में रूपांतरित करने का कार्य किसका होता है, गोल्जी काय का होता है। इसके अलावा अगर हम इसको देखें तो इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण संरचना होती है जो कोशिका के अंदर इसके पास नहीं होती है, इस प्रकार की पुट्टिका होती है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अभी, जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। इस लाइसोसोम को निर्मित करने में यह इसका संश्लेषण करने में इसका सहयोग रहता है। तो इस प्रकार से हम इसके कार्य को देख सकते हैं कि ये ईआर के साथ मिलकर भी कार्य करता है, अपना स्वतंत्र कार्य भी करता है। ईआर के द्वारा जो संश्लेषित वसा और प्रोटीन
या कोशिका के अंदर उसको प्रोवाइड करना है, वो सारा कार्य इसके द्वारा किया जाता है। पुट्टिकाओं के द्वारा ये संग्रहण है या उसको संचय करके रखना है या फिर उसको रूपांतरित करके उसको उत्सर्जित करना है, वो कार्य इसके द्वारा किया जाता है। सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलना, रूपांतरण करना का कार्य भी इसके द्वारा होता है और लाइसोसोम को निर्मित करने का कार्य भी इसके द्वारा ही किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल दूसरे टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। थैंक यू।